Good morning, students. Today we have to start from industries. आज हम लोग को इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करना है. इन लास्ट चैप्टर our last chapter was what? Agriculture. In last lecture we have completed agriculture and now we have to further begins industries. So let's start about the industries. इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, पहले ये समझ लो कि करना क्या अपने को इस चैप्टर में. इस चैप्टर में हम लोग यही करेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वो कितने तरह के इंडस्ट्रीज है. ठीक है, इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रीज कितने प्रकार का है. ठीक है, यही सब पढ़ेंगे इसमें. और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोगों को जानने बहुत कुछ मिलेगा कि क्या चीज कैसे कैसे बनता है ना. जैसे कि एक देखो स्टार्टिंग में ही है, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट नोटबुक you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. कभी सोचे हो जिस कॉपी पर लिखते हो, जिस पेपर पे लिखते हो, वो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस का बाद आता है अपने पास. ठीक है, आज से पहले कभी सोचे हो? आई डोंट नो सोचे हो या नहीं सोचे हो, बट अब सोचो है ना कि कितना लंबा प्रोसेस के बाद आता. ये देखो अभी देखेंगे हम लोग है ना. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री. ठीक है, देखो जर्नी स्टार्ट कहां से होता है, एज अ पार्ट ऑफ ट्री. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. पेड़ काटे उसे पल्प मिल पहुंचाए. पल्प मतलब क्या होता है, गुद्दा है ना. गुद्दा जैसे मैंगो पल्प, तो मैंगो का जो गुद्दा है ना, समझ रहे हो बात, वो. ठीक है, पल्प मिल. देयर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प. वहां पेड़ को प्रोसेस किया जाएगा. ठीक है, और फिर उसे वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाएगा. द वुड पल्प वॉज मिक्सड विथ केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स. और फिर वो जो वुड पल्प है ना, उसमें केमिकल मिक्स किया जाएगा, केमिकल मिलाया जाएगा और उसके बाद फाइनली उसे मशीन के थ्रू पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस व्हेन इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स was used to print the line on the pages. अब ये पेपर बना, अब ये क्या जाएगा, प्रेस में चला जाएगा है ना. वहां क्या करेगा, अगर लाइन वाला कॉपी बनाना है तो वो इंक मिलाकर लाइन खींच देगा है ना, जिसे रूल कॉपी कहते हैं. ठीक है, और प्लेन वाला रहा जिस पे मैथ्स प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह रहेगा. द पेजेस वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ वन नोटबुक. और फिर उसे एक नोटबुक में बांध दिया जाता है. पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल. और फिर इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है ना. फाइनली इट रीच्ड आवर हैंड. और फिर ये हम लोगों का हैंड में आता है. ओके, देखो यहाँ पे जर्नी है, ये है जर्नी बिगिंस इस तरह, फिर पेपर मेड ना. चलो आ जाओ. सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग change raw material into product or more valuable to people. सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ाए थे ना पिछले चैप्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी. तो पिछले लेक्चर में काफी डिफाइन किए थे सेकेंडरी टर्सरी है ना. तो उसका कंसेप्ट यहाँ यूज करना. ओके, एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. These represent the two stages of the manufacturing process. यहाँ पे दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना. पहले तो वुड से वुड पल्प कन्वर्ट हुआ, फिर वुड पल्प में केमिकल मिला के पेजेस में हुआ. ठीक है, ये एक जगह हुआ. और फिर वो जो पेजेस बना है ना, तो वो फिर इंक मिला के उस पे लाइन ड्रॉ करना था वो. तो हियर इज द टू सेकेंडरी एक्टिविटीज. यहाँ पे दो सेकेंडरी एक्टिविटीज हुआ. ओके, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम. ये पैराग्राफ समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना. फिर से समझा रहे हैं एक एक लाइन अंडरलाइन करके है ना.
ये इंटायर पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो वर्ड क्या क्या यूज हुआ कि जो है द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, ठीक है, एक पेपर का एग्जाम्पल है और एक क्लॉथ का एग्जाम्पल है। क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव वैल्यू एडेड, देखो वर्ड क्या है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मीन्स कि बार बार उसका वैल्यू बढ़ते जाना। जैसे कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ये आया सेकेंडरी सेक्टर में, डेट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तब इसका दाम कुछ और था। जो फार्मर है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी और दाम पर दिया, कम दाम पे, है ना। अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसे प्रोसेस किया गया, ओके, सारा प्रोसेस जो भी था वो कंप्लीट किया गया। अब ये मार्केट के लिए भेजा, है ना, मार्केट के लिए भेजा। देन ये जिस पैसा पे इसे बेचा था ना, अब क्या हुआ कि ये पैसा बढ़ गया। अब एग्जाम्पल इस तरह समझो, अगर फार्मर इसे 5 रुपीज में दिया था, ठीक है, तो अब ये जो है मार्केट में 8 रुपीज में बेचेगा। अब ये मार्केट में 8 रुपीज में बेचेगा, ठीक है। और जब मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट में आने के बाद और क्या क्या होता है, मार्केट में जैसे आ गया तो होलसेलर, है ना, रिटेलर, होलसेलर से भी ऊपर होता है एक, ठीक है, सीएनएफ वगैरह वो सब नहीं बता रहे, बस जो समझ सको वही बात को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब मार्केट में आया तो मार्केट में आने के बाद क्या होगा कि होलसेलर को चलो भाई दे दिए 10 रुपए में, ठीक है। अब रिटेलर क्या होगा, उसे प्रॉफिट चाहिए, सारा चीज चाहिए, तो इसे दिए 14 रुपीज में। तो फाइनली रेट कितना हुआ, 14 रुपीज। फार्मर कितना में दिया था, 5 रुपीज। 5 रुपीज से ये 14 रुपीज में चेंजेस आया। हर एक स्टेज पे क्या हुआ, दाम बढ़ता चला गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैल्यू एडेड, है ना, कि वैल्यू एडेड है ये, कि जो उसका वैल्यू है हमेशा वो बढ़ता चला जाता है। समझे ये वर्ड का मतलब, वैल्यू एडेड, ठीक है। इसलिए लिखा पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव वैल्यू एडेड। कॉटन किसी और दाम पे खरीदे, पल्प किसी और दाम पे खरीदे, ठीक है। और जब तुम शर्ट खरीदते हो तो रेट तो उसका पता ही है कितना होता है, 1000, 1500, 2000 मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू बढ़ता चला जाता है। ओके, देन नाउ एट ईच स्टेज, समझ गए हर एक स्टेज पे कैसे। इन दिस वे फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट रेडी हो गया मार्केट में आने के लिए, है ना, द प्रोडक्ट विच इज नाउ रेडी टू एंटर इनटू मार्केट, दैट इज कॉल्ड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दिस वे फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन रॉ मटेरियल। अब जब मार्केट में वो चीज आने के लिए रेडी हो गया तो उसका ज्यादा वैल्यू हो गया। देखिए 5 से 14 किस तरह जंप हुआ, और यूटिलिटी बढ़ गया ना। अभी आप कॉटन क्या, कपास अगर आपको खेत से लाकर दे दें तो आप उसे कैसे पहनोगे, पहन सकोगे, नहीं पहन सकोगे। क्यों, क्योंकि वो प्रोसेस्ड नहीं है। और जैसे ही प्रोसेस्ड होगा तब वो वैल्यू एडेड हो जाएगा और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं, यूटिलिटी में ला सकते हैं ना, ठीक है। तो ये बात था, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ था, ठीक, समझा दिए। अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज क्या क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, या मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्शन करे, है ना, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो, और वो सर्विसेज दे। एट द एंड फाइनली यही बताना चाहता है कि इंडस्ट्री वो यूनिट है जहां किसी भी चीज का प्रोसेस हो, ठीक है, प्रोसेस हो। वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता। कोल माइनिंग इंडस्ट्री क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, जमीन से कोल निकालते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज में क्या है, पर्यटक वाला, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तुम जाओगे तो तुम्हें होटल वगैरह, घूमने के लिए कैब, टैक्सी, फिर जितना हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में बताना, ये सब ये सर्विस देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कितने तरह का इंडस्ट्रीज है उसे क्लासिफाई करते, ठीक है।
इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। ये 3 लेवल पे इसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज रॉ मटेरियल, साइज एंड देन ओनरशिप। ओके, सो लेट्स सी रॉ मटेरियल फर्स्ट। ऑन अ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, एग्रो बताए थे लास्ट लेक्चर में, एग्रीकल्चर जिसका बेस हो, है ना, ऐसा इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए, एकदम बेसिक चीज। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मिनरल्स चाहिए, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है। मरीन मतलब जो तुम्हारा समुद्र से जुड़ा हुआ चीज है वो, ठीक है, मरीन बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड, जंगल से जो जुड़ा हुआ चीज है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरह का रॉ मटेरियल, मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर से आ रहा तो एग्रो बेस्ड, अगर मिनरल्स वगैरह आ रहा तो मिनरल बेस्ड, अगर समुद्र से कुछ आ रहा उसका रॉ मटेरियल दैट इज मरीन बेस्ड, जंगल से आ रहा तो फॉरेस्ट बेस्ड, समझे। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक टर्म को ना डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है, सॉरी 1 मिनट, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा पीछे क्लिक हो गया था, काफी पसीना आ रहा ना इसलिए। चलो, है ना। नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्या हम लोगों को देखना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना। तो देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होता है, इस जगह पे रॉ मटेरियल्स जो है वो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड होगा, ओके। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब चुपचाप दिमाग में ये रखना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगा, जो रॉ मटेरियल या तो प्लांट से आए या तो एनिमल से आए, ठीक है। अब देखो फूड प्रोसेसिंग, खान पान से रिलेटेड, जैसे चिप्स हो गया, है ना, ये सब फूड प्रोसेसिंग जो हो गया, खाना वाला, खाने का सामान जितना होता है उसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। बिस्किट वगैरह, बिस्किट नहीं, चिप्स वगैरह हो गया, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग कहाँ से आएगा, प्लांट देगा। वेजिटेबल ऑयल प्लांट से आएगा, वेजिटेबल। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन जो है प्लांट से आएगा। डायरी प्रोडक्ट एनिमल से आएगा, दूध। लेदर इंडस्ट्रीज एनिमल से आएगा, है ना। आर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, समझ गए। नाउ अब देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज डेट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, है ना। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे जो आपका मिनरल्स और है, ठीक है, मिनरल सोर्स है, ठीक है, वो सब यूज होता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ये अदर इंडस्ट्रीज को भी फीड करता है, ओके। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर is the product of mineral based industries. This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machines, building material and railway coaches. ठीक है, देखो अब क्या है कि ये जो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, ये जो आयरन है, ठीक है, लोहा बना, ये जो आयरन बना कहां से, आयरन ओर से, ठीक है, ठीक है। ये किस तरह अदर इंडस्ट्रीज को फीड करता, मतलब अदर इंडस्ट्रीज को अपने आप पर आत्मनिर्भर बनाए रखता। देखो चैप्टर में क्या है दोस्त, जितना भी वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को समझना, और मैं वही कर रहा हूँ, वर्ड्स बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। जैसे कि फीड है ना, फीड, इंडस्ट्रीज को फीड करना मतलब क्या, इंडस्ट्री को तुम खाना खिलाओगे नहीं ना भाई, ठीक है। इंडस्ट्रीज फीड का मतलब क्या है, फीड अदर इंडस्ट्रीज का मतलब कि जैसे आयरन है, लोहा है, कहाँ से आया, आयरन ओर से आया, ठीक है। ये क्या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्यों, क्योंकि आयरन ओर जो है वो मिनरल है, ठीक है, रॉक से आया।
तो हो गया। अब देखो आयरन क्या क्या चीज को फैसिलिटेट करता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारा चीज बनता है आयरन से, जैसे कि हैवी मशीन बनेगा ना, अगर आयरन नहीं होगा तो हैवी मशीन का कारखाना चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स, अगर लोहा नहीं होगा तो बिल्डिंग मटेरियल्स का कारखाना चलेगा? नहीं चलेगा। रेलवे कोचेस, लोहा नहीं होगा तो रेलवे कोचेस का जहां प्रोडक्शन होता है वो चलेगा? कारखाना नहीं चलेगा। तो देखो एक चीज किस तरह बहुत सारी चीजों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो ऐसा इंडस्ट्रीज जो एक इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता हो, उसे बोलते हैं नोडल इंडस्ट्रीज। क्या? नोडल इंडस्ट्रीज। टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा तुम्हारे लेवल से ऊपर आ गए हैं हम, ठीक है। नोडल इंडस्ट्रीज। और जनरल भाषा में बोलेंगे कि आयरन इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, है ना, फीड अदर इंडस्ट्रीज। तो फीड का मतलब यहां हुआ कि डिपेंडेंसी, इस इंडस्ट्री पे और कितने इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। ओके, नाउ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? सी या ओशियन से उसका रॉ मटेरियल आएगा। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल सी या ओशियन से आएगा। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। मछली का जो फैट होता है, ब्लबर, ठीक है, उससे वाइल बनाना, ओके। और बहुत सारा जो कॉस्मेटिक्स होता है उसमें जो ब्लबर होता है, मतलब फैट जो मछली का पीछे होता है, ठीक है, वो सब का यूज होना, तो वो सब क्या है? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में पहले प्रोसेस्ड होता है, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में आता है, फिर उसे क्रीम वगैरह में मिलाया जाता है, ठीक है। चलो आगे आओ। नाउ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या? यूटिलाइजेज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। ये क्या करेगा? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर। पल्प एंड पेपर वाला जो इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, है ना, वो क्या? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। देन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मीन्स दवा से रिलेटेड, दवा वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। फर्नीचर फॉरेस्ट बेस्ड एंड बिल्डिंग्स फॉरेस्ट बेस्ड, ओके। तो ये ऑन अ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डिफाइन हो गया। नाउ अबाउट साइज। अब साइज पे जो एक कैटेगराइजेशन था, ठीक है, द कैटेगराइजेशन ऑन अ बेसिस ऑफ साइज। नाउ वी विल डील विथ दिस। अब हम लोग इस चीज से डील करेंगे, ओके। देन साइज पे देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैप, 1 मिनट, लेट मी पिक पेन। It refers to a amount of capital invested. What? Capital invested. Number of people employed. कितने लोग employed है? And the volume of production. And the volume of production कितना produce हो रहा? Based on size, industries can be classified into small scale, large scale. On the basis of size, industries can be categorized into small size and large scale industries, ठीक है। Then what we have to focus in size, on a basis of, on a division of industries, on a basis of size, we must have to focus on the capital. How much money have you invested? Then number of people employed. How many people are working in that particular farm, industries? And the volume of production, how much they produce, what is their overturn, ठीक है, okay. So on the basis of size, further we will define small scale and large scale industries. Now cottage or household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans, okay. Then word, now come to a word cottage or household industries.
या तो तुम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलो या तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलो, बात एक है ना। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वही हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल इंडस्ट्री होता है, ठीक है, घर घर पे बना हुआ होता है। ओके, तो ये किस तरह होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये किसके थ्रू बनता है, ये बाई हैंड, या तो पहले जो खुद है घर में जो चला रहा है इसे, है ना, वो अपना हाथ से बनाए, फिर बाय द आर्टिसियंस, आर्टिसियंस मतलब जो कलाकार बुनने वाले लोग होते हैं ना, सिलाई बुनाई करने वाले, एक से एक डिजाइन जो बनाते हैं, ठीक है, वो लोग हो गए। बास्केट वीविंग, जैसे टोकरी बोलते हो क्या लोकल इधर, क्या टोकरी या बट्टा बोलते हैं ना, जो बांस का बना हुआ होता है, बांस से बनता है ना, सूप, टोकरी, बट्टा, ये सब चीज है ना। तो बास्केट वीविंग, इस तरह बास्केट भी बनता है। मूवी में देखते हो ना, फूल तोड़ने जो जाते हैं सब, तो बास्केट लेकर जाती है, तो उस तरह वाला, मतलब कि बम्बू का ही चीज से उसको बुनकर बनाना, ठीक है, वो बास्केट वीविंग हो गया। पोटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। बर्तन वगैरह, पोटरी, पोट टूट वगैरह बनाना है ना तुम्हारा, और भी बहुत तरह का चीज बनता है मट्टी का, है ना, घर में रखने के लिए शोकेस वगैरह का, वो सब बनाना। देन अदर हैंडीक्राफ्ट्स, और भी हाथ का कारीगरी जो भी हो, है ना, हाथ का कारीगरी जो मतलब खुद इंसान के इन्वॉल्वमेंट से हो, ठीक है, वहां पर अदर मशीन की जरूरत नहीं हो। अदर मशीन मतलब स्विंग मशीन, ये सब नहीं, बड़ा मशीन का मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो नीड होगा वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नीड होगा, उसका स्पेशलिटी का नीड होगा, उस व्यक्ति का टैलेंट का नीड होगा, ठीक है। तो ये हो गया, बात समझे। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल यहाँ पर क्या, कम, एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी कम, एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के तुलना में इस जगह पे कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कम जरूरत होता है। ओके फाइन, नाउ लुक, investment of capital is higher and the technology used is superior in large industries. large industries में क्या होता है, investment of capital जो है वो higher and technology आप जो यूज करते हैं वो भी अच्छा क्वालिटी का, सुपीरियर होना चाहिए ना। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, सिल्क वीविंग, ठीक है, सिल्क का बुनाई करना, एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ये देखो आप, यहां पे काम चल रहा है ना, चलो आगे आ जाओ। नाउ ऑन अ बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे अब इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर। जो स्टेट ओन्ड है, जिसे सरकार चला रही है ना, उसी को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। देन यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे, ज्वाइंट सेक्टर पढ़ेंगे एंड कोऑपरेटिव सेक्टर पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, हमेशा पेपर पे रहता है और बात सुनते ही हो तो सीखने को मिलेगा यहाँ कुछ बढ़िया। क्या, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। ओके, जो है इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसे ऑपरेट करेंगे। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करेगी, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दो कंपनी का नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही दो कंपनी है, ठीक है। बीसीसीएल भी है, झारखंड में ज्यादा फेमस है बीसीसीएल, माइंस को लेके, है ना। तो इस तरह से ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल।
देखो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर दोनों को ही साथ मिलकर चलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मान लो इन्वेस्टमेंट दे दी और प्राइवेट प्लेयर जो है उसका मैनेजमेंट देख रहा है, इस तरह से चलता है, ठीक है। लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मारुति उद्योग क्या है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो अब मारुति उद्योग में एक बार देख लेना किसका शेयर कितना है, स्टेट का शेयर कितना और इंडिविजुअल का शेयर क्या है, ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कोऑपरेटिव सेक्टर पे क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो किसके थ्रू चलेगा, डेट इज प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, ठीक है, और सप्लायर, जो सप्लायर है रॉ मटेरियल की, या तो जो प्रोड्यूसर है या सप्लायर है, बात बराबर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वही सप्लाई कर देगा, ठीक है। वर्कर्स और बोथ, एज एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। थोड़ा सा कोऑपरेटिव सेक्टर को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोगों को एक क्या करना है, एक डायरी फार्म खोलना, ठीक है, एक डायरी फार्म खोलना है जिसमें हम लोग दूध बेचेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग दूध बेचेंगे। फार्म का नाम रहेगा, क्या रहेगा, चलो कैमूर फार्म, है ना। तो अब अपने को बड़ा लेवल पे बिजनेस करना है, अच्छे लेवल पे, है ना। यहाँ स्टार्टिंग तो छोटे से ही होगा लेकिन आस्ते आस्ते बड़ा होगा, तो इनिशियली भी चाहिए। तो अब क्या है कि अपने पास ज्यादा गाय भैंस इस तरह से जो भी दूध देने वाली पशु है, ठीक है, ये हम लोग ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। कुछ रखे हैं खुद, लेकिन और चाहिए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो और चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का अगल बगल में बहुत सारा गांव होगा, बहुत सारा गांव होगा या खटाल होगा, ठीक है, खटाल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे से ये हायर करेंगे, मीन्स ये लोगों को इंश्योर कर देंगे कि आपके पास जितना भी दूध हो, ठीक है, आपके पास जितना भी दूध हो आप सीधा वो दूध लाकर मुझे दें, वो सारा दूध लाकर मुझे दें, ठीक है। तो हो जाएगा। तो अब सोचोगे कि सर ऐसे बोल देंगे कि दूध लाके दो तो पानी भी मिला देगा, आधा किलो दूध में आधा किलो पानी मिला देगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक लैक्टोमीटर होता है, क्या, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ये पता चलता है कि उस दूध में कितना मिनरल्स है, कितना विटामिन है, और साथ साथ में ये भी बताता है कि कितना पानी है, ठीक है। 1 लीटर दूध में मान लो 100 ml दूध है, सैंपल लिए हैं, हर एक का सैंपल 100 ml लिए, अब उसे चेक कर लेंगे। तो जो बेसिक नेचुरल कंटेंट है वाटर का, ठीक है, मान लो कि 100 ml में नेचुरल कंटेंट है वाटर का कितना, 25 ml, मतलब कि जो खाटी दूध है, ठीक है, वो अगर 100 ml लोगे तो उसमें मान लो 25 ml पानी रहेगा। तो ये एक आपका क्राइटेरिया बन गया कि हर एक 100 ml पे 25 ml, ठीक है। तो वो सबका 100 ml दूध लेगा जितने लोग लाए हैं, अब उसे लैक्टोमीटर से चेक कर लेगा, ठीक है। अगर उस 100 ml में 25 ml से ज्यादा पानी पाया गया तो डेट मीन्स कि आप पानी उसमें डाइल्यूट कर ला रहे हैं, पानी डाइल्यूट कर लाए हैं, तो ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको काम नहीं देगा, आपको काम नहीं देगा तो आपका इनकम नहीं होगा। तो इसलिए आपको ईमानदारी से जो है वो मिल्क प्योर पहुंचाना होगा, क्योंकि वहां चेक हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से सबका सपोर्ट से जो सोसाइटी रन करता है उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, यहाँ पे वेलफेयर सबका होता है, ठीक है। सो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन एंड इंडस्ट्रीज। फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश चीज स्टार्ट करेंगे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ industries on a basis of size, investment, these all things as we have read earlier.
So your duty is to make you make notes of each topic and learn it, revise it. Okay. Thank you.